क्या चैट में क्या लिखा तुमने? द सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो एक कॉन्फिडेंस इंटरवल रिलेटेड टॉपिक्स होती हैं वो देखना चाहिए। आई एम डाउट ऑन द टॉपिक। देखो ऐसे तो जैम में अभी तक जो क्वेश्चंस आया है सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे वो मेनली जो कोएफिशिएंट्स हैं उसका जो एस्टिमेटर है उस पे ही बेस्ड आया है कि एस्टिमेटर की वैल्यू क्या होगी। लास्ट ईयर वो आ गया था कि रिग्रेशन लाइन x ऑन y और y ऑन x पे, तो वो देख सकते हो। कॉन्फिडेंस इंटरवल अभी तक तो आया नहीं है, ऐसे सिलेबस में बहुत एक्सप्लिसिट है, उतना लिखा भी नहीं है, बस लिखा है कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर एप्लीकेशन इन क्या लिखा हुआ है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ना। तो मुझे लगता है कि जस्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन और उसका एस्टिमेटर की बात कर रहा है। कॉन्फिडेंस इंटरवल इतना है नहीं डिटेल में, वो सब गेट में है, जैम में नहीं है। तो जैम में ये सब अगर आप जैम का जस्ट सिलेबस देखोगे तो अच्छा ठीक है ना। जिन लोगों का डाउट है ग्रुप में भेजो, डिस्कस करते हैं, आप पूछ सकते हो, कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो भी पूछ सकते हो, क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अच्छा इसमें तो टाइम लगेगा ओपन होने में। तो मतलब तुम अगर सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में मेनली क्या है कि उसमें यही पूछा हुआ है कि एस्टिमेटर, आपको लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर एंड दिस जी। मैं बोल रही हूँ गेट का जो कुछ क्वेश्चन के आंसर्स नहीं है कुछ ईयर के, फिर वो थोड़ा सा कहीं से मैनेज कर दीजिए। तो ऑनलाइन सारे अवेलेबल है, आप ट्राई करेंगे मिल जाएगा वेबसाइट पे। पर सब लोग सर हम लोग ढूंढ रहे थे, मतलब किसी को नहीं मिला। मतलब किसका नहीं मिला? सर एक का मुझे बोल रही थी उसको भी नहीं मिला, मैंने भी ढूंढा था। किस ईयर का? सर 2000 ये देख के बताती हूँ 2008 का। तो गेट मैथमेटिक्स 2008 का पेपर देखो, उसमें जाके की मिलेगा, और ढूंढना पड़ेगा। नहीं है। ठीक है मैं देखूंगा एक बार ना, चेक करके बताऊंगा। तो पेपर्स भी है, मैं देख के आपको गेट मैथमेटिक्स 2008 है ना। क्योंकि पहले एग्जाम सब्जेक्टिव होते थे ना, ऐसा सब्जेक्टिव सेंस पहले वैसे होता था, कंप्यूटर बेस्ड नहीं था ना पहले। तो कंप्यूटर बेस्ड तो बाद में आया, 2010 के बाद ये सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आया। पहले तो टिक करना होता था, जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं मतलब प्रॉपर पेन पेपर वाला एग्जाम, तो ऑब्जेक्टिव भी मतलब ऐसे ही कागज पे होते थे ना। तो अभी सब देखना पड़ेगा, ये सब प्राइवेट वेबसाइट है, ये बहुत घुमाता है, ये आंसर देगा नहीं। वहाँ पर जाने के लिए इतना मतलब ओटीपी ये सब कुछ देना पड़ता है। नहीं उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पेपर तो मिल जाएगा, पेपर ये सारे गेट के रुड़की के वेबसाइट पे है। आंसर की का पता नहीं, ये है पेपर तो मिल जाएगा। जैम और गेट का पेपर रुड़की वालों ने अपलोड कर रखा है, तो वहां आपको मिल जाएगा। तो ये तो पेपर है जो मैंने भी डाउनलोड कर रखे, लेकिन की इसमें शायद होगा नहीं एंड में, है ना। एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर, तो इसमें की नहीं है। तो ऐसे आसान और कुछ पेपर्स है जो उसका वो जेएन एप्टीट्यूड के पेपर्स है उसमें भी नहीं है आंसर। हाँ तो वो आप थोड़ा ट्राई कीजिए ऑनलाइन, क्योंकि ऐसे मैं भी तो ऑनलाइन ट्राई करूंगा, तो आपको देखना पड़ेगा मिलता है कि नहीं, तो वो देखना पड़ेगा ऑनलाइन या वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे लोग पुराना अपलोड किए नहीं होंगे। तो ये है, यही सब मिलेगा जो है। तो आंसर की तो सिर्फ पेपर है, आंसर की तो है नहीं, है ना। जैम का पेपर भी इन्होंने अपलोड कर रखे होंगे, ये भी रुड़की वालों ने ना सारा अपलोड कर रखा है। तो जैम 2005 से लेके 2015 तक का इन्होंने अपलोड कर रखा है यहाँ पे, तो है ही। और 15 के बाद आपको जो अभी वेबसाइट है उसमें मिल जाएगी। लेकिन मैंने आंसर की के लिए जैम 2008 की वेबसाइट देखनी पड़ेगी, और पहले वेबसाइट बनती नहीं थी। अब क्या है, जब भी एग्जाम होता है तो गेट की वेबसाइट बन जाती है ना, जैसे गेट 2023-24 की वेबसाइट है प्रॉपर, तो गेट 2008 की कोई वेबसाइट होगी नहीं
क्योंकि उस समय एग्जाम होता ही नहीं था ना, मतलब उतना टेक्नोलॉजी उतना वास्ट नहीं था ना उस टाइम पे। तो पेपर्स मिलेंगे, लेकिन उस समय वेबसाइट नहीं था गेट का, तो वैसे 2008 का वेबसाइट नहीं था ना। ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि कहीं मिलेगा तो देख सकते हैं, नहीं तो बाकी देखना पड़ेगा। इनका ना बहुत लफड़ा होता है, ये डायरेक्टली आंसर मिलता नहीं प्राइवेट वाले लोगों ने, ये बस घुमाते रहेंगे तुम्हें इधर उधर। ये पेपर तो हमें मिल ही जाता है, मैंने आंसर की है ना। ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बाद में इसको ट्राई करेंगे। अभी डाउट्स आया है, किसी को डाउट पूछना है? तो जो क्वेश्चन था आपका साहिल, वो उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का जैम के सिलेबस में नहीं है। हाँ जी, ये किनका डाउट है बताइए, इसमें क्या डाउट है आपको? जो ग्रुप पे भेजो उसमें क्या डाउट है, क्या डिस्कस करना है? सर ऑप्शंस कैसे मैच करेंगे वो समझ नहीं आ रहा, कैसे इसको अप्रोच करेंगे? क्लास में थे जब मैं करा रहा था, मैं सॉल्व कराया था ना, कि 2023 का है, तो मैंने क्लास में सॉल्व कराए कि नहीं? सर 22 का है। हाँ 22 का क्लास में सॉल्व करवाया जब हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे, आपने वीडियो देखा उसमें बैच 3 में? हाँ सर वीडियो देखा बट समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? जैसे क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या समझ नहीं आया। जैसे आप ट्राई तो आप भी किए होंगे ना, तो मुझे बताओ क्या समझ नहीं आया, ताकि वो हम दिक्कत दूर कर सके ना। तो अब तो एंड टाइम है, तो आपको बस प्रोबेबिलिटी करके एप्सिलॉन बाउंड कैसे दे रहा है वो? सैंपल स्पेस क्या है इस क्वेश्चन में? इसमें सैंपल स्पेस क्या गिवन है क्वेश्चन में? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हाँ, तो मुझे कोई एक है ना, सैंपल स्पेस है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, तो मुझे कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बताओ आप जो पीएमएफ हो इस नेचुरल नंबर पे। तो ऐसा बता सकते हो, रैंडम वेरिएबल मान लेते हैं, मान लो रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट ये है कि x बिलोंग्स टू दिस, ओके। तो मुझे ऐसा कोई पीएमएफ बताओ जिसका ये सपोर्ट हो, नेचुरल नंबर, कोई भी पीएमएफ बताओ। किस डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट नेचुरल नंबर होता है? सर जियोमेट्रिक q टू द पावर y - 1 into p। ठीक है, यूनिफॉर्म लीजिए सर। यूनिफॉर्म क्या? यूनिफॉर्म 1 to n। तो क्या होगा पीएमएफ? 1 by capital N। n कहाँ है? वो अच्छा, ठीक है, तो ये ले लो, ठीक है, x की वैल्यू 1 2 3। तो अभी ये जनरल है, कुछ पर्टिकुलर कर दो, जैसे p को 1/2 रख लो, तो q भी 1/2 हो जाएगी। तो ये pmf क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर x, इस तरह से, है ना। अब ये बताओ कि अब इसके लिए तुम ऑप्शन चेक करो, कोई दूसरा बता सकते हो? इसके अलावा कोई बताओ पीएमएफ जो जिसका सपोर्ट ये हो। चलो मैं तुम्हें हिंट देता हूं, अगर हम ऐसा करें 1/x², अभी x फ्रॉम 1 to ... क्या ये पीएमएफ है? अभी क्या ये पीएमएफ बनाएगा? चेक करो पीएमएफ के डेफिनेशन से कि क्या ये पीएमएफ है।
सर 6/π² मल्टीप्लाई होगा शायद। जी, क्योंकि इसको सम करोगे तो π²/6 आएगा, तो सम को 1 बनाने के लिए मुझे 6/π² करना पड़ेगा। तो अभी आपके लिए मैं 2 पीएमएफ, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है जिसका सपोर्ट ये होगा, हमने 2 लिखे हैं। अब आप इस एग्जांपल के बेस पे हर ऑप्शन को चेक करके देखो, क्योंकि तो मैं फिर से कहता हूं, एक एकेडमिक एंट्रेंस और मतलब एकेडमिक एग्जाम देना, जब बीएससी एमएससी ये सब का जो हम एग्जाम कॉलेज एग्जाम देते हैं, तो कॉलेज एग्जाम या स्कूल एग्जाम का अलग एक रिक्वायरमेंट है, एंट्रेंस का अलग है। वहां पे आपको थ्योरम प्रूफ करना आता है, तो प्रॉपर टाइम 4 5 10 क्वेश्चन रहते, 3 घंटा रहता है। अभी आपका 60 क्वेश्चंस हैं, तो ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, तो हर ऑप्शन एक थ्योरम जैसा है, तो आप हर ऑप्शन को प्रूफ तो नहीं कर सकते एंट्रेंस में। अगर प्रूफ करेंगे तो आधा घंटा एक क्वेश्चन में लग जाएगा, तो 3 घंटे में आप 5-6 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, तो आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे फिर। तो उसके लिए क्या करना है, हमें टाइम मिनिमाइज करना है। तो एग्जाम्पल एक अच्छा अप्रोच रहता है कि कोई सुटेबल एग्जाम्पल ढूंढो, कंडीशन के हिसाब से ऑप्शन डिस्कार्ड कर लो, और जो ट्रू लगे तो उसको है ना इंट्यूशन बेस्ड। क्योंकि देखो ऐसे मैं इसलिए फोर्स करता हूँ बच्चों, क्वेश्चन करो, क्योंकि देखो थ्योरी पढ़ाने वाले बहुत है, यूट्यूब पे इतने थ्योरी लोग पढ़ा रहे हैं, या कोचिंग थ्योरी कोई पढ़ा देगा। मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेटर करोगे तब जाके एंट्रेंस क्लियर होगा, है ना। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं, थ्योरी जरूरी है ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व करना है, अब तो हम प्रूफ तो नहीं करेंगे हर ऑप्शन को, तो प्रूफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, एग्जांपल से ट्राई करके देखो। अब तुम खुद सोच के देखो, और भी एक पीएमएफ लिख सकते हैं ट्राई करें तो। क्या होगा, जैसे अगर मैं ऐसा लिख दूं, हाँ ठीक है, अभी चलो इसको देखो, इसके हिसाब से पहले इसके हिसाब से सोचो, अब बताओ ऑप्शन ट्राई करो, हर ऑप्शन सोचो। तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। अगर मैं सॉल्यूशन फिर लिख दूंगा, पहले भी लिखा है मैंने सॉल्यूशन वहां पे, लेकिन वो आपको अपने तरीके से ट्राई करना पड़ेगा ताकि समझ बढ़े आपकी। सो बताओ इसमें क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, मेरे पहला ऑप्शन क्या कहता है, क्वेश्चन में कह रखा है कि प्रोबेबिलिटी एट ईच आई मोर देन 0, हमें पता है सम 1 होता है, हमें पता ही है। जो क्वेश्चन में लिख रखा है कि इसमें लिख रखा है प्रोबेबिलिटी एट ईच आई इनमें से कोई एक है, मोर देन इक्वल टू 0, इसने इक्वलिटी 0 का ऑप्शन हटा दिया है, स्ट्रिक्टली मोर देन 0 होना चाहिए, ठीक, स्ट्रिक्टली मोर देन 0। और ये तो हमें पता ही है कि i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ये 1 होगा। ये तो पीएमएफ की डेफिनेशन है। और मुझे ये बताओ, ये एक सीरीज है, ये मान लो सीक्वेंस है ai या an, अगर लिख दूं मैं यहाँ n लिख दूं, तो ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है, लेफ्ट साइड वाली सीरीज सर 1 पे कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो इस सीक्वेंस के बारे में क्या जानते हो तुम, सर डिक्रीजिंग होगा। ओके, और एक थ्योरम है ना कि समेशन an कन्वर्जेस, देन क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसका लिमिट 0 होगा। ओके, तो यहां बताओ, अगर मैं ये लिखूं इसी पैटर्न पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ i, और तो ये अब पहला ऑप्शन सोचो क्या कह रहा है। अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ i लिमिट i टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, अरे भाई सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, इतना दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा, कि सीरीज कन्वर्ज करती है तो लिमिट an 0 होती है, तो ये वाली सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर डाइवर्ज कर रही है, सर कन्वर्ज कर रही है, तो ये लिमिट किसके इक्वल आएगी, 0 पे आएगी। हाँ, तो 0 से फिर के अंदर आएगा। हाँ समझ गया। तो पहला ऑप्शन यही तो लिखा है, यही चीज तो पहला ऑप्शन दूसरे तरीके से लिखा है इसी को। अगर तुम लिमिट का डेफिनेशन देखो प्रॉपर,
तो क्या लिखता है, वही तो लिखता है। तो उसने कहा है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए, तो ए कोई बहुत लार्ज नंबर ले लो, ए इवेंट इसी को बोल रहा है ना, तो ए मैं ले लूंगा लाइक 1 करोड़ या 10 करोड़, इस तरह से ए कोई इवेंट होगा, उसमें एक नंबर होगा, बहुत लार्ज नंबर लूंगा मैं, आई विल टेक वेरी लार्ज नंबर, दैट आई वेरी लार्ज। सर वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है ना? हाँ अरे भाई, तो लिमिट का मतलब क्या होता है, तुम ये जानते हो 1/n की लिमिट क्या होती है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0। अब मुझे ये बताओ 1/n कब 0 होगा, ऐसा कोई नेचुरल नंबर बताओ जिसके लिए 1/n 0 हो जाए। ओके, वो इज टेंड्स टू 0, तो सेम चीजें लिखा है ऑप्शन में, तो इसीलिए स्ट्रिक्ट मोर देन 0 लिखता है ना। तुम्हें लगता है ये कभी 0 होगा, इनफैक्ट 1/n इज मोर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये होता है। तो यहां भी तो मोर देन 0 है ये, लेकिन लिमिट 0 कैसे हो गई। तो उसके पीछे थोड़ा सा एनालिसिस, मतलब ये जो स्टेटमेंट बनाया ना ये थ्योरेटिकल है ना, तो उसमें तुम्हें लिमिट के डेफिनेशन क्लियर होने चाहिए। मुझे बताओ किसी को अगर डेफिनेशन क्लियर है, लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू एन, एन टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन क्या है। Sir, n minus l less than epsilon, mod of n minus l less than epsilon. हाँ, whenever n is more than some n natural number. for all epsilon more than 0 there exists m belongs to natural number such that, तो यहां से होगा such that this is this for all m belong more than equal to m, ठीक। तो देखो पहला ऑप्शन यही तो लिख रहा है कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए सच दैट pa विल बी मोर देन 0 लेस देन एप्सिलॉन। यस, तुम्हें क्या लगता है ये कभी 0 हो पाएगी क्या, इसकी वैल्यू कभी 0 आएगी। यू टेल मी वन नेचुरल नंबर जिसके लिए एग्जैक्टली 0 हो जाएगी, या ये 0 हो जाए। यू टेल मी वन नेचुरल नंबर जिसके लिए ये एग्जैक्टली 0 हो जाए। तो वही तो लिखा है ऑप्शन में, तुम कह रहे हो मोर देन 0, इसलिए तो मोर देन 0 लिखा है, मोर देन 0 लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब 0 के बहुत क्लोज होगा। तो pa इज मोर देन 0 लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्री पॉजिटिव रियल नंबर है। एप्सिलॉन वहां क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन इज दिस, एप्सिलॉन इज मोर देन 0। तो अगर कोई चीज ऐसी लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये नंबर बहुत छोटी है, 0 के बहुत क्लोज है, एग्जैक्टली 0 नहीं होगी, बहुत क्लोज 0 के होगी, अप्रोक्सीमेटली 0 है। और यही चीज यहाँ लिमिट का मतलब होता है। अगर यहाँ 0 लिख दूं तो इसका मतलब ये है कि an 0 के बहुत क्लोज है, लिमिट का ये तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है। तो इसका क्या मतलब है कि pa बहुत छोटा नंबर है, 0 के बहुत क्लोज है। तो यहां तुम अगर इसमें x को बहुत लार्ज नंबर ले लो तो ये क्या आ जाएगी, बहुत स्मॉल नंबर आ जाएगा, वेरी स्मॉल नंबर जो 0 के बहुत क्लोज होगी। यहां x को बहुत लार्ज नंबर लेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगी, बहुत स्मॉल हो जाएगी। कितनी स्मॉल, इतनी स्मॉल को एप्सिलॉन तुम कुछ भी चूज करो उससे छोटी हो जाएगी। अगर तुम एप्सिलॉन मुझे देते हो 1/10 करोड़ तो उससे भी छोटी कर सकते हैं हम इसको, x को ले लेंगे 100 करोड़। तो वही तो ऑप्शन ए लिखा है। तो बताओ तुम क्या समझा पहले ऑप्शन से, ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू है। हाँ, कि एक ऐसा इवेंट तो ढूंढ ही लूंगा मैं जब बहुत लार्ज एक्स लूंगा तो ये बहुत छोटी हो जाएगी, और ये हर पीएमएफ के लिए होगा। बताओ दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन में क्या डाउट है। पर ट्राई कर दो, ट्राई करोगे तो सीखोगे ना, सीखना है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना। इनिशियली सब लोग फंसेंगे क्योंकि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सेकंड क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट इवेंट्स ए के, एक ऐसा डिसजॉइंट सीक्वेंस मिलेगा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो इसका क्या मतलब कहना चाह रहा है। तो पहला ऑप्शन ट्रू हो गया, उस पर सम करके 1 आना चाहिए, बट ये तो सम इंफिनिटी आ जाएगा।
हाँ, तो अभी पीएमएफ का सम इन्फिनिटी हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए के फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में लिखा है डिसजॉइंट है। तो आपको याद है थ्योरम, प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन है उसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी का जो हम डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, तो 3 पार्ट में लिखते हैं डेफिनेशन ना। पहला है कि इट शुड बी मोर देन इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी एट एनी इवेंट। सेकेंड है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 1, ओमेगा इज इक्वल टू 1। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कंडीशन यूनियन ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स को सम के रूप में लिखा जा सकता है। एग्जैक्टली, तो यू कैन राइट इट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। और क्वेश्चन में क्या बता रखा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10 की पावर -6 से ज्यादा है, तो मतलब ये समेशन k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 10 की पावर -6। अब 10 की पावर -6 को तुम इनफिनाइट टाइम ऐड करते जाओ, तो 2 बार ऐड करोगे। ये क्या है? 10 की पावर -6 का क्या मतलब है? 1/10, ये ना 603, ये होगा 10 6 टाइम, तो यही तो है। अब इसको तुम ऐड करो इनफिनाइट टाइम, 2 बार ऐड करोगे 2 आएगा, 3 टाइम ऐड करोगे 3, 4 टाइम ऐड करोगे 4, तो इनफिनाइट टाइम ऐड करोगे, किसके इक्वल आ गया? इसका सम क्या है? ये सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है? डाइवर्जेंट है। तो क्या तुम्हें लगता है कि कोई किसी इवेंट, ये इवेंट ही तो है, तो प्रोबेबिलिटी का आप जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, इट कैन नॉट एक्सीड 1। तो डू यू थिंक कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी मोर देन इंफिनिटी? तो मतलब यहां से आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए के फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज प्लस इंफिनिटी। क्या ऐसा हो सकता है? मतलब नहीं सर, तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑप्शन बी ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स सर। और इनफैक्ट हमने पूरा प्रूफ लिख दिया इसका, मैं कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात नहीं कर रहा हूं, ये हमने इन जनरल प्रूफ लिख दिया। ये मतलब क्यों फॉल्स है ना, उसको प्रॉपर ये, क्योंकि मतलब ऐसा कोई एक के मिलेगा ही नहीं डिसजॉइंट सीक्वेंस जिसमें ऐसा हो, तो दिस फॉल्स। थर्ड ऑप्शन देखो, पढ़ो थर्ड में क्या डाउट है? क्या बोला? थर्ड में पढ़ो क्या कह रहा है? थर्ड ऑप्शन पढ़ो ताकि समझ आए। तुम बोलोगे तुम्हें समझ आएगा, फिर मैं बोलूंगा तुम क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें भी समझ आएगा। तुम्हें डिसाइड करना है ट्रू है कि फॉल्स है। बताओ भाई, सी ऑप्शन क्या कह रहा है? पढ़ो ना, रीड करो लाउडली। एक सिंगलटन इवेंट के सर, एक सिंगलटन इवेंट के लिए जे के लिए जो जे एक सिंगलटन इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी एक सिंगलटन इवेंट आई है उसका प्रोबेबिलिटी से ज्यादा है। नहीं, वर्ड टू वर्ड पढ़ो, जो लिखा है वही पढ़ो, वर्ड टू वर्ड जो लिखा है सी ऑप्शन एग्जैक्टली जैसे लिखा वैसे पढ़ो। क्या कह रहा है? Sir, there exists a j belongs to omega such that probability of j more than equals to probability of I for all I. Yes. belongs to omega. तो देखो, अब ऑप्शन को समझो तुम। कह रहा है कि आई इसमें से कोई भी एक चूज करो, बताओ तुम्हारा फेवरेट आई तुम क्या चूज करना चाहोगे इसमें से? So, I 3. तुम 3 मत लो, 3 करोड़ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यू टेक 3 करोड़, चलेगा? कुछ भी ले लो, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी एक नंबर ले लो। 3 करोड़ मतलब उससे भी ज्यादा 300 करोड़ भी ले सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम चलेगा। इस कह रहा है कि फॉर एनी आई बिलोंग्स टू ओमेगा, आई में कुछ भी चूज करो ओमेगा से, तो तुम्हें कोई एक नंबर ले लो, है ना। जैसे 3 लिया 3 ले लो, बात सेम ही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये 3 जो है, अब यहां पे तुम इसको ध्यान से देखो, ये जो पी है एक तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये पी क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं। इसका सीरीज 1 पे कन्वर्स कर रही है, और ये पी क्या होगा यहाँ पे, जैसे कुछ एग्जांपल्स लिखे हमने। सो ये क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है? ये जो पीएक्स लिखा है मैंने, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो पी पॉजिटिव डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो 1 पे कन्वर्स कर रही है, ठीक? तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ओके। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि तुम आई कुछ भी चूज करो
तुम्हें एक जे मिलेगा, ये बोला देयर एग्जिस्ट अ जे, इसमें तुम्हें एक जे मिलेगा जिसपे प्रोबेबिलिटी, जे पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी जो आई पे है। तो ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, आपको खुद तुम डिसाइड करो। ट्रू है शायद। क्यों? क्योंकि उसका किसी एक टर्म का पहला वाला टर्म तो ग्रेटर है ना। यस, और इक्वलिटी भी लगा रखा है, इक्वलिटी भी लगा रखा है ना, ग्रेटर और इक्वल, तो जे मैं सेम ही ले लूंगा। तुमने आई 3 दिया, मैं जे को 3 ले लेता हूं। उसने ऐसा थोड़ी कहा है कि जे अलग होना चाहिए आई से, कहीं लिखा है कि जे डिफरेंट होने चाहिए आई से? नहीं लिखा ना, तो मैं आई को ही जे ले लूंगा, तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया ये। तो तुम कुछ भी मुझे आई दोगे, मैं रिप्लाई में तुम्हें वही वाला जे रिटर्न करूंगा, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। देयर एग्जिस्ट बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट इफ यू फाइंड वन जे फॉर विच प्रोबेबिलिटी एट जे इज मोर देन और इक्वल टू आई, तो व्हाटएवर आई जे यू चूज द सेम, एक चाहिए मुझे बस, तो जो आई है वही जे ले लूंगा मैं। इनफैक्ट जब तुमने आई 3 दिए तो जे मैं ले सकता हूं 1 2 3, इन तीनों में से कुछ भी ले सकता हूं। तो चेक करो किसी एक पीएमएफ में 3 पे यहां प्रोबेबिलिटी 1/8 आएगी, इस वाले में 1 पे 1/2, 2 पे 1/4, तो 1/2 और 1/4 ज्यादा है ना। तो कोई भी तुम एक नंबर इसमें से चूज करो तो कोई एक दूसरा नंबर जरूर मिल जाएगा, जरूरी नहीं डिफरेंट हो, इसने कहीं कहा नहीं है कि आई एंड जे आर डिफरेंट, इवन दे कैन बी सेम, तो जे सेम ले लेंगे। ट्रू हो गया। फोर्थ पर, फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है? So A can be a sequence of events such that probability sum of probability of A k finite. Then for each I belongs to omega there exists n more than 1 such that I does not belongs to union of A k. तो ये फाइनाइट है, ठीक है। ए के कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, यहां जरूरी नहीं कहा, इसने ऐसा नहीं कहा कि वो डिसजॉइंट ही होगा, ऐसा नहीं कहा ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट का है सिर्फ, पिछले में था सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट इवेंट, बी ऑप्शन में। अब फॉर ईच आई जो कि ओमेगा में है, तो अगेन मैं तुम्हें बोलता हूं कि मुझे फिर से कोई आई सजेस्ट करो यहाँ पे, यू टेक सम आई, यहाँ बताओ क्या आई लेना चाहोगे, यू टेक सम आई इन दिस सैंपल, है ना, तो मैं डी ऑप्शन यहाँ बताता हूँ, बताओ इनमें से कोई भी एक आई बताओ। इसने कहा ना कि फॉर ईच आई बिलोंग्स टू ओमेगा, मतलब व्हाटएवर आई यू चूज यू आर फ्री टू चूज एनी आई, तो कोई एक आई लो, चेक करना है मुझे, बताओ क्या लो। 10। हाँ 10 लिया, चलो। तो फॉर ईच आई बिलोंग्स टू ओमेगा देयर एग्जिस्ट एन, देखो जहां भी देयर एग्जिस्ट है ना, तुम्हें एक वैल्यू चूज करनी है जो सेटिस्फाई करे, इट्स स्टेटमेंट इज ट्रू, देयर एग्जिस्ट है तो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन जो कि 1 से ज्यादा होगा, हो सकता है आई पे डिपेंड भी करे, ठीक, क्योंकि डिफरेंट आई के लिए डिफरेंट एन आएगा, ये कहना चाह रहा है। तो एन आई 10 लिया तो एन कुछ और मिलेगा, आई 12 लोगों कुछ और एन मिल सकता है, इस तरीके से, बट हर आई के लिए कोई ना कोई एन मिलेगा, इस तरीके से कि आई जो है बिलोंग नहीं करेगा यूनियन ऑफ ए के में। सी कह रहा है कि तो मैं एक एन सजेस्ट करता हूं अभी कि एक ऐसा आई मोर देन 1 मिलेगा जहां आई बिलोंग नहीं करेगा ए के में, है ना। ओके, तो देखो पहले तो तुम्हें समझाऊंगा कि मैं एक सीक्वेंस बना लेता हूं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं A1 ले लेता हूं 1, A2 ले लेता हूं 2, इसने कुछ भी कहा सीक्वेंस बना लो, तो मैं एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट बनाता हूं, A3 is 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, जैसे आई आपने 10 सजेस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे कहा एक ऐसा n मिलेगा, तो n को मैं जस्ट 11 ले लेता हूं, तुमने i मुझे 10 दिया, मैंने n को 11 ले लिया, ठीक, 10 से बड़ा कुछ भी ले सकते हो। अब चेक करो क्या i तुम्हारा बिलोंग करेगा इसमें, यूनियन ऑफ a k फ्रॉम n, तो n मैंने तुम्हें सजेस्ट किया 11 टू इंफिनिटी, बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है इस पर्सपेक्टिव में। तो फिर से ध्यान दो, i तुम्हारा क्या था 10, तो i को मैं 10 रख देता, अच्छा पहले मैं इसको ना पूरा कर देता हूं, रुको, तो ये इसको n ही लिखता हूं अभी मैं समझने के लिए, अब इसको पूरा करता हूं। तो i तुमने 10 दिया, यूनियन a k फ्रॉम 11 से इंफिनिटी, तो मतलब ये हो गया a11 यूनियन a12 यूनियन a13 सो ऑन। तो बताओ ये सेट किसके इक्वल आएगा, ये वाली सेट किसके इक्वल आएगी, इस सेट में क्या क्या एलिमेंट होंगे,
समझ आ रहा है सीक्वेंस में? 11 से इंफिनिटी तक जी 11 12 13 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ क्या इसमें कहीं 10 दिख रहा है तुम्हें? नो सर। तो स्टेटमेंट डी क्या है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। कैसे? देखो ऑप्शन में ऐसा लिखा था, मैंने उल्टा लिखा। ऑप्शन में क्या लिखा है? डज नॉट। ऑप्शन लिखा है डज नॉट बिलोंग टू। तो अब क्या है, ये ट्रू है फॉल्स? वह ठीक है, वो फॉल्स था जो पहले लिखा था मैंने। सो अभी ये वाला फॉल्स हो गया क्योंकि बिलोंग नहीं कर रहा है। ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? अभी ये लिखा हुआ है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? हां सर ट्रू है, ट्रू। तो डी ऑप्शन ट्रू हो गया। तो तुम कोई भी मुझे आई सजेस्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग मैं एन चूज करूंगा, इसलिए लिखा ना मे डिपेंड ऑन आई। तो तुम अगर यहाँ 100 लेते हैं तो मैं 101 ले लेता, तुम यहाँ 1000 लोगे तो मैं 1001 ले लूंगा, उससे बड़ा कुछ भी ले सकता हूं, है ना। यहाँ एक और जीरो बढ़ाओ तो यहाँ मैं एक और जीरो बढ़ा के 1 कर दूंगा। तो वट एवर आई यू चूज फॉर दैट आई कैन चूज 1j और देयर एग्जिस्ट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब एक ऐसा एन तुम्हें ढूंढना है जिसके लिए आई बिलोंग ना करे इसमें। तो ऐसा मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या हम ऐसा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। तो ऑप्शन डी इज ट्रू। क्या क्या ट्रू हो गया? ए सी डी तीनों ट्रू है, बी गलत है। अब बताओ क्या डाउट रह गया? तो अच्छे भी क्लियर हो गया होगा ना? हाँ सर। एक बार खुद से, अब तो अभी तो मेरे साथ किया, अभी क्लास के बाद एक बार खुद से यही क्वेश्चन खुद के साथ करना, मतलब खुद से कन्विंस होके खुद से पूछो कि हाँ मैं क्या बना सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, है ना। खुद से बातें करते हुए, जैसे ये है, ये दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सभी तुमने मेरे साथ सॉल्व किए तो हो गया। अब यही इसके बाद अभी एक बार खुद से एक दो बार खुद ही सॉल्व करके देख लो कि क्या तुम अपने आप से कन्विंस्ड हो, क्या जितने लॉजिक्स मैंने बताए क्या उस लॉजिक से तुम कन्विंस्ड हो। तो तुम खुद से सॉल्व करके देखो इसी क्वेश्चन को। तो 3-4 बार जब खुद से सॉल्व करोगे ना, तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा ये पैटर्न। क्योंकि कोई भी नई चीज हमारे लिए शुरू में मुश्किल होती है ना, एडेप्ट करना नई चीजें, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए तुम याद करो, जब तुम पहले दिन कॉलेज जाते हो तो क्या तुम्हें सबका नाम और सबका चेहरा याद हो जाता है? नहीं होता ना। लेकिन अभी तुम जब कॉलेज से निकल रहे हो तो अपने क्लास के हर बच्चे को जानते होगे, चेहरा से नाम पता होगा। तो सेम यहाँ पे भी, पहली बार से क्वेश्चन कर रहे हैं कोई हम डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो वो मुश्किल हमारे लिए है। लेकिन तुम 2, 4, 5, 10 बार उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तो वो क्वेश्चन तो समझ आ ही गया, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे या उस पैटर्न पे या उस लॉजिक पे और जितने लाखों करोड़ों क्वेश्चन बनेंगे वो भी तुम कर पाओगे फिर। तो हमें दिमाग को ऐसा ट्रेन करना है, मेनली क्या है, दिमाग को ट्रेन करना है कि इस तरह क्वेश्चन से क्या लॉजिक्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं। इसलिए लोग कहते हैं रट्टा नहीं मानना चाहिए। रट्टा क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का होता है, और लॉजिक या जो कॉन्सेप्ट है वो हर क्वेश्चन पे फिट बैठेगा। तो इसी को 2, 4, 5 बार इसके बाद खुद सॉल्व कर लो। और अगर ये लॉजिक्स और ये जो मैंने कन्विंस किए तुम्हें, अगर तुम खुद को कन्विंस कर पाते हो तो ठीक है, इस तरह के और भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। ये चीज है। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जिनका डाउट है। और किसी को डाउट है तो पूछो, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसा हो तो। किसका, ये मधु, हाँ जी मधु, क्या डाउट है बताइए। इसमें ट्राई किया आपने? ये मैंने पहले बार सॉल्व किया, थोड़ा लेंदी हुआ था बट किया था हम ना। सर कोई सॉल्यूशन भेज दिया इसका? भेज दिया, वो पहले मैंने सॉल्व किया था हमने एक बार। ओके तो अच्छा इसने भेज दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन सेंड किया देखिए। ओके तो सर इसमें हमको t की वैल्यू देखने में डाउट आ रहा है। अच्छा, मतलब सर सॉल्व करने पे जो हम r निकालते हैं, मेरा r आ गया कितना आया? 3.85 आया। कितना आया? 3.85। तो अप्रोक्सीमेट करते हैं, वहां पे क्लोज लेंगे तो 3 की क्लोजेस्ट वैल्यू कितनी? 3.85 ना। तो r आपका 4 आ गया मतलब। और सर नीचे टेबल भेजे देखिए। तो क्या कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आता है इसमें? 95%
नहीं, पूरा फॉर्मूला में कौन सा टी डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल जेड है या टी है? टी क्या है? आर कॉमा यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट? अल्फा बाई 2। फाइन। तो अल्फा क्या है आपका, कितना परसेंट बोला है? तो ये 1 माइनस अल्फा जो होता है 95%, याद रखना, ठीक है ना। तो 95% जो है कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 1 माइनस अल्फा होता है, और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो अल्फा होता है, जो आप वहां देखते हैं ना। जैसे हम लोग टेस्टिंग प्रॉब्लम अभी कर रहे थे ना, तो जैसे आप जानते हैं कि इधर अल्फा बाई 2 है, इधर अल्फा बाई 2 है, इधर 1 माइनस अल्फा है, तो ये वही 1 माइनस अल्फा, ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है यही एक्सेप्टेंस रीजन है, समझिए। और ये जो बाहर का रीजन है ये रिजेक्शन रीजन है, ये रिजेक्शन रीजन है और ये रिजेक्शन रीजन है, टू साइडेड टेस्ट में। और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है हमारा। तो ये जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आप निकाल रहे हैं, तो ये आपका इंटरवल जो आएगा, जो आप निकालते हैं, तो ये है। और इधर ये रिजेक्शन रीजन होता है। वन साइडेड टेस्ट में ऐसे ही होता है, मान लीजिए वन साइडेड है तो ये 1 माइनस अल्फा होगा, ये अल्फा होगा। तो ये आपका वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल है और ये आपका रिजेक्शन रीजन है। या दूसरा तरह का टेस्ट हो सकता है आपका ऐसा हो, ये अल्फा है, ये तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है और ये आपका रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 1 माइनस अल्फा ये है, तो अल्फा कितना आ गया 5%, मतलब 0.05। तो अल्फा बाई 2 कितना आ गया 0.025। तो यहां से आपको निकालना है T4, 0.025। देखिए डायरेक्टली लिखा होगा ये क्वेश्चन में, लिखा नहीं है, देखिए क्या लिखा है। ओके, अब आपको नोटेशन क्लियर होना चाहिए, नहीं इन्होंने ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझिए इसका नोटेशन का मतलब क्या होता है। जब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, मान लो ये टी लगभग है ना जेड जैसा ही होता है रफली, तो अब इसी पे काम करो। तो मुझे बताओ टी n कॉमा अल्फा बाई 2 का क्या मतलब समझते हो आप? ये जो नंबर है इसके आई की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, इसका आइडिया है? आगे का अल्फा बाई 2, पीछे का 1 माइनस अल्फा। यस, सो इस पॉइंट से आई की प्रोबेबिलिटी है दिस, और यहाँ 1 माइनस अल्फा बाई 2। सेम चीज वहां पे करना। अब आप ध्यान से देखिए, तो आपको 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सोचना है। तो 4 के लिए क्या लिखा हुआ है, 4 के लिए एक ही लिखा हुआ ना, ये लिखा है, समझिए। तो ये लिखा है प्रोबेबिलिटी T4 लेस देन इक्वल टू 2.78 इज इक्वल टू 0.975। अब इसी चीज को आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। इसी चीज को मैं दोबारा यहां बनाता हूं, देखिए। अब तो आपको बस ये समझना है यहां पे कि जब ये नंबर है T4, 0.025, तो बताइए इस साइड की प्रोबेबिलिटी कितनी और इस साइड की प्रोबेबिलिटी कितनी? उधर की 0.25, उधर की 0.09, 0.025 है ना। और इधर 0.975। तब समझिए यहाँ पे, तो T4, 0.025, मतलब यहाँ तो पहले रैंडम वेरिएबल होगा, तो ये रैंडम वेरिएबल है। T4 जस्ट लिख रहा हूं तो ये रैंडम वेरिएबल है, और T4 अल्फा लिख रहा हूं तो ये नंबर है, ये कांस्टेंट है एक्चुअली। सो दिस इज लेस देन T4 0.025, सो दिस इज यहाँ 0.975। तो ये आपके हिसाब से फिट हो गया। अब इससे कंपेयर कर लीजिए इसको। तो इससे जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो क्या पता चल रहा है आपको, ठीक है? 2.7। तो यही चाहिए था आपका, तो ये 2.78 दे रखा है एक्चुअली, जो आपको चाहिए था। और ये नोटेशन भी समझा रखा होगा ऊपर, देखिए ऐसा नहीं कि ये मैंने बताया, ये नोटेशन फिक्स है, ये नोटेशन समझा रखा होगा इसके ऊपर ही। आप देखिए नोटेशन की मीनिंग भी समझा रखी होगी। इसी वन साइडेड लेके सॉल्व किए ना? जी जी जी, यहाँ वन साइडेड है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू साइड मतलब इसको बस समझना है, तो वन साइडेड और टू साइडेड वैल्यू निकालनी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको यही यूज करना है सीधा सीधा। वो वहां पे टेबल आप देखते होंगे, तो हाँ वैल्यू तो मेरी भी यही आ रही थी, लेकिन एक बुक में 3.12 लिया है। हाँ एक्चुअली क्या होता है कि अच्छा वो सॉल्यूशन बुक में, हाँ उधर से आंसर देख रहे हैं ना। हाँ तो उनका थोड़ा गलत है, इस क्वेश्चन में उन्होंने गलत किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग लगाए होंगे शायद। तो उसमें क्या है, उसके उनके सब जो अमित मिश्रा सर वाली बुक है
उनके एक दो क्वेश्चन के सॉल्यूशन गलत है उसमें, जो सब्जेक्टिव के स्पेशली हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव का ऑफिशियल आंसर की भी नहीं है, तो उनके पास भी प्रॉपर आंसर था नहीं, तो उन्होंने जो सॉल्व कर दिया है, लेकिन प्रॉपर आंसर तो ऑफिशियल आंसर की है ही नहीं सब्जेक्टिव वाले का, तो इसीलिए उनके भी कुछ सॉल्यूशंस गलत हैं एक दो। और सर लीस्ट स्क्वायर में जी जब हमको सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करना होगा तो एस स्क्वायर ही निकालेंगे। लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, हाँ मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एस्टिमेट सिग्मा स्क्वायर। कौन से क्वेश्चन में? लिस्ट स्क्वायर के क्वेश्चन में नहीं, सब्जेक्टिव में है। नहीं, रिग्रेशन मॉडल है या कौन सा है? सेंड कर रहे हैं। हाँ, और रिग्रेशन का ये एक्चुअली पहले सिलेबस में था, अभी नहीं है सिलेबस में, वो आप याद कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला है डायरेक्ट, लेकिन वो तब रहा होगा, अभी सिलेबस में ये नहीं है कि सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करने वाला। तो ठीक है, देख लीजिए। सस्टेन करते हैं। ओके, सर जो ऑप्शन ए है पहला वाला, उसमें लास्ट में लिखा है ना फाइंड एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, तो सर वही सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, 1/n-1 si - नहीं, इसका एक अलग फॉर्मूला आता है, ये जो है ना, ये रिग्रेशन मॉडल है, तो रिग्रेशन मॉडल में ये सिग्मा स्क्वायर पता है क्या है? एरर का है। यहाँ जो एरर है ना एप्सिलॉन आई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, तो ये हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, तब था उस टाइम का है, अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। कोई बताओ क्या है इसका फॉर्मूला? था डायरेक्टली इसका फॉर्मूला जो है, देखिए वो सॉल्यूशन बुक में क्या दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा होगा। तो ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम है जो अभी तो नहीं है, क्योंकि ये एरर जो है उसका है। हमें जो एस्टिमेट करना है, सिलेबस अगर आप देखेंगे जो जैम वाली है, तो उसमें क्या लिखते हैं ये लोग कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर एंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जो कोएफिशिएंट है उसको एस्टिमेट करना है। ये तो पता नहीं खुलेगा नहीं यहाँ पे, ये पता क्यों नहीं खुलता, ये तो वो आ गया गेट का पेपर। हाँ सर, इसमें लिखा है 1/n-2। हाँ, 1/n-2 और समेशन yi माइनस a माइनस yi माइनस a माइनस अल्फा है। हाँ हाँ, 4/5 xi, 4/5 प्लस xi की वैल्यू आई है। हाँ, वो दूसरा कोएफिशिएंट की वैल्यू आई होगी। हाँ, xi का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्चुअली पता है क्या है, इसको ऐसा लिखते हैं, ये है 1/n-2 समेशन yi माइनस yi कैप i फ्रॉम 1 to n होल स्क्वायर। तो मतलब ये है, समझिए 1/n बीटा की वैल्यू है समेशन एप्सिलॉन i स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, इस तरह से है एक्चुअली। तो ये जो एप्सिलॉन होता है ना, यहाँ पे एरर माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, तो ये एक्चुअली ये एस्टिमेटेड क्या आता है, शुरू में आपका रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, y बराबर अल्फा प्लस बीटा x प्लस एप्सिलॉन, ये मॉडल लिया हमने। तो यहाँ से जो एस्टिमेटेड y कैप आता है वो अल्फा कैप प्लस बीटा कैप x, ये y है, मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y है, तो यहाँ से आ जाएगा। तो ये y है एस्टिमेटेड वैल्यू है इसकी, तो yi डेटा पॉइंट में होगा और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो यहाँ से ये फॉर्मूला है डायरेक्टली कि सिग्मा स्क्वायर का आपसे पूछा ना। अच्छा, अल्फा है, बीटा है 4/5 और अल्फा 0। अच्छा, आपने वो फाइंड कर सकते हैं, डेटा दे रखा है ना, एस्टिमेटर निकालने का फॉर्मूला था ना हमारे पास डायरेक्टली, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के जो कोएफिशिएंट का लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का फॉर्मूला है वो पुट कर देंगे तो वहां से आ जाएगा। तो बस ये पुट कर दीजिए, एक्चुअली y माइनस y हैट स्क्वायर है, ये आपके पास इन्होंने पूछा। ये भी गलत किया है। अच्छा, एस्टिमेटर ऑफ दिस, तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन बुक में मिल जाएगी, आप कोई भी बुक उठाएंगे जिसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल दे रखा होगा,
तो वहाँ पे या नोट्स उठा सकते हैं कोई IITs के, जैसे कानपुर के प्रोफेसर सलभ सर है, वहाँ पे गूगल पे डालोगे जस्ट सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल, तो उसमें आपके पास बहुत सारे PDFs आते हैं, वहाँ फॉर्मूला देख सकते हो आप। तो उसमें ये सिग्मा स्क्वायर एक्चुअली एरर का वेरिएंस है, एरर वेरिएंस है ये, तो एरर का वेरिएंस है तो उसका ये फॉर्मूला डायरेक्टली आता है। हाँ ऐसे आप, तो ये डायरेक्ट वहां से बन के आएगा फॉर्मूला। तो ये नॉर्मल वैसा क्वेश्चन ही जैसे हम रैंडम वेरिएबल में करते थे कि वो तो एस स्क्वायर रैंडम सैंपल के लिए सैंपल वेरिएंस होता है, तो यहाँ पे एरर का ये फॉर्मूला आता है। इसका प्रूफ भी आप देख सकते हैं कैसे डिराइव किया हुआ है तो बुक्स में। ये हायर लेवल पे आप जाएंगे MSc में पढ़ेंगे या BSc में हो सकता पढ़ा भी होगा आपने, MSc में और डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे। तो ये अभी इस तरह क्वेश्चंस आए नहीं एस्टिमेट करने एरर वेरिएंस का सिलेबस में, जहाँ तक डिटेल में लिखा भी नहीं है। तो यहाँ मेनली है कि सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ना है आपको, उसमें कोएफिशिएंट को कैसे एस्टिमेट करना है, मॉडल क्या होता है, तो ये आपको समझना है। तो इसको अप्लाई कर लीजिए। तो कहां से y की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में ना, x की वैल्यू, तो बस पुट कर लीजिए, यहाँ जस्ट पुट कर लीजिए वैल्यू। तो इसी के हिसाब से ये पुट कर लीजिए सिग्मा स्क्वायर हैट अनबायस्ड एस्टिमेटर, यहाँ वैल्यू पुट करके बस हमें डेटा सारा पता है, इसको बस पुट करके एस्टिमेट करना है। तो ये फॉर्मूला है, मतलब आपको याद रख सकते हैं। और किसी का कुछ रह गया? डाउट खत्म? तो हम लोग कोई डाउट अगर नहीं तो वो डिस्कस करते हैं मॉक टेस्ट। तो मुझे डाउट की अब कमी है तो अब 6 to 9 हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिया करेंगे एक क्लास में, कम से कम एक तो हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, अभी इस आज क्या दिन है, थर्सडे है ना, अभी इस वीक चलाते हैं, फिर मंडे से इस संडे से हम लोग 6 to 9 मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। उस बीच में अगर डाउट रहेगा तो डाउट पे डिस्कस कर लेंगे, ऐसे रहेगा। तो मॉक टेस्ट डिस्कशन का अब हम लोग 6 to 9 कर देते हैं, डेली एक मॉक टेस्ट। अभी क्या हो रहा है कि 2 मॉक टेस्ट, मतलब 2 दिन में एक मॉक टेस्ट डिस्कस हो रहा है। तो अगर 6 to 9 रहेगा तो एक दिन में पूरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये है ना। तो आज 16 मॉक टेस्ट का डिस्कशन है, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट 16 नंबर है उसका डिस्कशन अभी 7 to 9 होगा। तो ठीक है, 2 मिनट है, आप वेट कर, क्वेश्चन देख लीजिए मॉक टेस्ट 16 में जो डाउट्स हैं, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 5 मिनट, ठीक है। तो आगे से हम 6 to 9 मॉक टेस्ट सेशन बैच ही रखेंगे अभी, क्योंकि डाउट लोगों को ज्यादा है नहीं। तो डाउट अगर होगा भी तो हम उसी में डिस्कस कर लिया करेंगे, ये है, ठीक है।